बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, कल के लेक्चर को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 14 में दूसरा लेक्चर था और आज हमारा इंशाल्लाह यहाँ पर कौन सा लेक्चर है जी? ये देखें, लेक्चर नंबर हमारे पास क्या है? लेक्चर नंबर हमारे पास आज 3 है और हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास 14 है। तो ये हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो कल आप लोग यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर चुके थे, सही। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दो जगहों पर ये तो आपके सामने कल हमने बात की थी, आम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मौजूद है। सिंक तक हम आएंगे। दो जगहों पर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शुरू हुआ था। वो क्या था? एक क्रोमियम और एक कॉपर की जगह पर क्या हुआ था इसमें चूंकि 3D जब सबशेल है 5 ऑर्बिटल से बना हुआ है और अगर हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उससे हाफ फिल्ड हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाए 4:3D4, तो 4 से ये 5 हो जाते हैं। 5 होने का फ़ायदा क्या है? ये हाफ फिल्ड हो जाता है तो हाफ स्टेबल हो जाता है। और 4 इस वाला क्या रह जाता है? 1। बाकी जगहों पर सेम सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इसी तरह कॉपर पर जब हम आ जाते हैं 4:2 और 3D9, तो 9 हमारे पास क्या है? वो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए 3D10 हो जाए तो ये कम्प्लीटली फेल्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो 4:2 स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए 4:2 से इलेक्ट्रॉन उड़कर यहाँ जाता है, 4:1 3D10 ये रह जाते हैं, सही। ये दो जगह पर अब इन सारे जब हम फिलिंग करते हैं इनको बिलेटेड फिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बिलेटेड फिलिंग। बिलेटेड फिलिंग में आपको शेल्स के अंदर समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास ये क्या है? ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ शेल है, चाहे एक एटम के अंदर। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डी है, ये देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है? एस। हम इसको 4s कहते हैं और इसको 3D कहते हैं, हालांकि इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर शेल्स में बात करें तो ये नीचे है, ये ऊपर है, सही। ये 3D है, मतलब थर्ड शेल से बिलोंग करते हैं। ये 4s है, 4 से, हालांकि इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सही। अच्छा जी, क्या हमारे पास बिलेटेड फिलिंग का मतलब क्या है? देखें, हमारे पास बिलेटेड फिलिंग का मतलब है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? देखिए 4:2, इधर देखिए पहले इलेक्ट्रॉन 4:2 ऊपर वाले को फिल कर लेता है। ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद नीचे वाला हमारे पास ये फिलिंग शुरू करता है, सही। इसमें या 1 आता है या 2 आता है या 3, तो इसको बिलेटेड फिलिंग कहते हैं। कि मतलब ऊपर वाला शेल पहले कंप्लीट हो जाता है और नीचे वाला जो है ना वो बाद में होता है, तो इसको क्या कहते हैं? बिलेटेड फिलिंग। क्लियर है? अब बिलेटेड फिलिंग यहाँ दो जगहों पर आपके पास क्या हो जाता है? थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। तो सिर्फ आपको ये समझाना था। इसके बाद अगर आप टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में देखें तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अलावा कुछ और चीज़ों पर भी बात की गई है, सही। उन पे बात करते हैं। ये तो हमारे पास डी ब्लॉक था। इफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत है, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ पर उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा टच देंगे। तो इधर देखिए हमारे पास, मैं एक स्टार बना लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि मैं ये डिफरेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास क्या है? एक लेंथेनाइड सीरीज है और एक एक्टिनाइड सीरीज है। देखिए, ये देखिए लेंथेनाइड सीरीज हम बात कर चुके हैं कि इसमें 14 मेंबर्स है, 14 एलिमेंट्स है। एक ये है जी, और दूसरा हमारे पास है एक्टिनाइड सीरीज। एक ये सीरीज है। हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये कहाँ से शुरू होता है? ये सीरियम से शुरू होता है, 14 मेंबर्स है, और कहाँ पर ख़त्म होता है? ल्यूटीटियम पर ख़त्म होता है। बुक में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी है, ल्यूटीटियम पर ये ख़त्म होता है। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 58 है, सही। जो लेंथेनियम के बाद लेंथेनियम क्या है? वो 57 है। और ल्यूटीटियम
हमारे पास क्या है जी, वो 71 है। इससे पहले बुक में जो दिया गया है वो इटरबियम पर ख़त्म किया है, इटरबियम YB पर 70 पर ख़त्म किया, जो ठीक नहीं है। सही है हमारे पास। अब इनमें आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 4f के अंदर आते हैं। सही, 14 मेंबर थे। इस तरह अगर हम इसको थोड़ा सा देखें एक्टेनाइट सीरीज़ को, तो उसमें भी हमारे पास 14 मेंबर्स ही हैं, और ये शुरू होता है थोरियम से। थोरियम से शुरू होता है और इस तरह जाता है आगे की तरफ लारेंशियम पर, ये ख़त्म होता है। ये इसका हमारे पास 90 है एटॉमिक नंबर, और इसका हमारे पास 103 है। ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता होगा कि वो किस में आते हैं जी, वो 5f में आते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा एक टच था, बस बाकी इस तरह का कुछ नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम डिटेल में नहीं पढ़ते। तो इसी टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के नीचे अगर बुक में हम देखें तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं। वो क्या है जी, वो हमारे पास हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। सही, मेल्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सिस्टम है मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, अगर आपको उसमें देख ले तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या सिस्टम है। मेल्टिंग पॉइंट का सिस्टम ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, मैं एलिमेंट्स थोड़ा सा लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, स्कैंडियम है, फिर हमारे पास टाइटेनियम है, फिर हमारे पास वेनेडियम है, क्रोमियम है हमारे पास। इस तरह मैंगनीज है, मैंगनीज के बाद आयरन है, आयरन के बाद कोबाल्ट है, फिर हमारे पास निकल है, फिर हमारे पास कॉपर है, और फिर हमारे पास जिंक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जिंक हमारे पास क्या है, थोड़ा सा अलग, ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। तो इसके हम मेल्टिंग पॉइंट पे बात करें तो आपको पता है ना, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पर, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन पर, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास चूँकि क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास बढ़ते हैं। सही, तो स्कैंडियम से लेकर हमारे पास आगे की तरफ जाते हुए तकरीबन निकल तक हमारे पास क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये देखिए मैं स्कैंडियम से शुरू कर रहा हूँ और कहाँ तक मैं जा रहा हूँ, मैं निकल तक जा रहा हूँ, बल्कि कॉपर तक जा रहा हूँ। ये यहाँ पर डिक्रीज हो, समझ में बात आई ना। हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, यहाँ तक डिक्रीज है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉपर ज़्यादा हो जाता है। क्या है, कॉपर ज़्यादा हो जाता है। देखिए कॉपर ज़्यादा हो गया है, और कॉपर के बाद फिर जो जिंक है वो हमारे पास और भी ज़्यादा हो गया। ये आप देख सकते हैं। सही, तो ये हमारे पास क्या चीज़ हमने यहाँ मेंशन की है, ये हमारे पास है वो चीज़ साइज़। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास साइज़ है। अब जबकि हमारे पास ये साइज़ है, ये इस वक्त क्या है जी, ये हमारे पास है एटॉमिक रेडियस है, जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एक ही शेल में जाते हुए कम हो रहा है। फिर यहाँ से आगे जाने पर क्या ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर जिस तरह नियॉन में था ना, जिस तरह नियॉन में था, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन काज होगा। यहाँ पर क्या है, जो इंक्रीज आपको दिखाई, ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास देखें एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो साइज़ कम हो जाता है। सही, यहाँ पर आपके पास क्या है, साइज़ कम हो जाता है। एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज कम हो जाता है। अब जब एटॉमिक साइज कम हो जाता है तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो नीचे की तरफ वो कम होते जाते हैं। जिस तरह हमने एक ग्रुप में भी बात की थी ना, सपोज सोडियम अल्कली मेटल्स में ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ साइज बढ़ता है।
सही ना। निकल है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, नीचे आओ तो हमारे पास रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। तो साइज नीचे की तरफ बढ़ता है तो इससे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है और वो बहुत सॉफ्ट किस्म के हो जाते हैं। तो इसी तरह चूँकि हमारे पास एटॉमिक रेडियस यहाँ पर भी कम होता है, सही। तो एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से हमारे पास क्या है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास एटॉमिक रेडियस एकदम से ज़्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ रीज़न क्या है कि इसके ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन यहाँ पर कहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास नियॉन में हुआ था, जब हम थर्ड पीरियड में लास्ट में पहुंच चुके थे तो बजाय साइज के डिक्रीज होने के वो इंक्रीज हो गया था, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पर जिंक के अंदर वो वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है ना, डी सब शेल कंप्लीट हो जाता है, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा हो जाते हैं, तो साइज बढ़ जाता है, सही। अब साइज बढ़ जाने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट उल्टा कम होना शुरू कर देते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ आते हुए हमारे पास साइज चूँकि कम होता है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो एक इंक्रीज शो करता है, और यहाँ से यहाँ जाते हुए फिर डिक्रीज शो करता है, सही। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्लियर करवाता हूँ, सही। ये हमारे पास है, तो ये सिस्टम है हमारे पास। आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास देखिए निकल पे फिर हमारे पास इस तरह। तो इसके बाद एक और चीज़ पर बात की गई है और वो है डेंसिटी। डेंसिटी पर अब क्या बात की गई है मैं आपको बताता चलूँ कि डेंसिटी भी हमारे पास क्या है, वो इंक्रीज शो करता है, वो इंक्रीज शो करता है। जिस तरह हमारे पास साइज़ कम होता जाता है तो ये देखिए डेंसिटी हमारे पास यहाँ तक इंक्रीज शो करता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, वो थोड़ा सा डिक्रीज शो करता है, सही। वो किस वजह से, वो भी इसके साइज़ की वजह से। हमने बात की ना डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हमारे पास इधर देखिए D=m/v। अब मास तो बढ़ता है, देखिए मास तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ से जाते हुए यहाँ तक साइज़ कम हो रहा है। अब साइज़ कम हो रहा है, ये देखिए ये चीज़ नीचे जा रही है, और मास तो बढ़ता है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, साथ में प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, सही। तो प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से या एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से हमारे पास मास इंक्रीज होता है। जब मास इंक्रीज होता है ऊपर जाता है यहाँ तक, शुरू से लेकर यहाँ तक, और वॉल्यूम हमारे पास क्या डिक्रीज होता जाता है, तो इससे हमारे पास डेंसिटी बढ़ती है। आगे जाने पर हमारे पास क्या होता है, आगे जाने पर हमारे पास क्या होता है, उल्टा साइज इंक्रीज होना शुरू कर देता है, और तो इस वजह से हमारे पास फिर क्या होता है, डेंसिटी में जो चेंज है वो थोड़ा सा वो नहीं रहता, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है साइज़ में एकदम से इंक्रीज आने की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में वहाँ पर दी गई है, आपको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे की तरफ जाते हैं, और इसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी। हमारे पास टॉपिक क्या है जी, बाइंडिंग एनर्जी। देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी ये है कि अगर आप लोगों ने देखा है हमारे पास जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये देखें इनकी कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनकी क्या है हमारे पास, हाई मैकेनिकल क्या होता है, स्ट्रेंथ। फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ में 2 आते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ। मतलब कि आप कितना जोर, वो कितना दबाव बर्दाश्त करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, टूटते नहीं हैं, मजबूत होते हैं।
तो ये हमारे पास इनकी काफ़ी ज़्यादा है, सही। इसलिए तो इससे टैंक भी बनते हैं, जहाज़ भी बनते हैं, ये सारी चीज़ें इनसे बनाई जाती है क्योंकि ये मज़बूत है। जितने पुल वगैरह हैं ये सारे इसी वजह से इसमें बनते हैं। अब ये क्यों है इनका हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सही। ये इस वजह से है कि इनके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रीज़न देता हूँ कि क्यों इसका हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है। तो आप देखें, इन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो एक से लेकर दो होते हैं, इनके साथ साथ जो हमारे पास N-1 d इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक से लेकर 10 तक, ये देखें। तो ये सिर्फ यही बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि इनके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। दिस प्लस दिस टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। और आपको पता है कौन सा बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, सही। मेटेलिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड काफ़ी मजबूत हो जाता है। और मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होने की वजह से उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। याद रखें, हमारे पास सपोज ये एक न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है जी, शेल्स है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाते हैं सपोज, और ज़्यादा मतलब एनएस वाले भी और इन डी में से भी कुछ, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, सही, तो फिर क्या करते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिव और ये नेगेटिव होते हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये एटम्स अब ये यहां से भी अट्रैक्ट होते हैं। और अगर हम दूसरा न्यूक्लियस देखें, अगर हम दूसरा न्यूक्लियस देखें, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और यही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये जो टू एटम है जो अब कैटायन बन चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद ये बाइंड टाइटली हो जाते हैं और हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो आप देख सकते हैं, ये इस तरह तकरीबन हो जाती है। ये इस तरह का तकरीबन सिस्टम बन जाता है। अब इनमें क्या है जी, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सी आम जो मेटेलिक बॉन्ड है उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो देखिए, ये इन सारों को क्या कहते हैं, ये बाइंड टुगेदर हो जाते हैं, सही। तो सारे एटम हमारे पास क्या होते हैं, वो अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से, इनके बीच ये अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है। ये सारे देखिए आप अट्रैक्शंस देख रहे हैं। तो इतने ज़्यादा अट्रैक्शन हर तरफ से मिलने के बाद हमारे पास सिस्टम क्या बनता है, ये बाइंड टुगेदर हो जाते हैं और बाइंड टाइटली टुगेदर हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये काफ़ी मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें, तो इनको अलग करना अब आसान है, तो इस वजह से इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम किस चीज़ में बात करें, अगर हम किस में बात करें, अगर हम मतलब अक्रॉस द ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बात करें, ये देखिए मैं आपको फिर से वो लिखवा रहा हूँ,
हमारे पास क्या है, टाइटेनियम है, हमारे पास वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे। तो अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से होती है, सही, तो वो क्या होती है जी, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में ये इंक्रीज होती है। इसमें देखिए, इसमें 3D1 है, क्या है यहाँ पर 3D1, सही, यहाँ 3D2। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा 3D1, 3D2, 3D3, इस तरह 3D4, हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन, 3D5, जी। तो हमारे पास सिस्टम क्या है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसकी तरफ बढ़ती है, वो यहाँ पर बढ़ रही है। क्या है, देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चले जाते हैं ना इसके साथ। तो यहाँ पर तकरीबन मैंगनीज तक ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये बढ़ती है, क्योंकि इसके बाद 3D5 है, और 3D5 से जो हमारे पास हाफ फिलिंग आती है, और हाफ फिलिंग के बाद हमारे पास वो ज़्यादा वो नहीं करते, सही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बढ़ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास क्या सिस्टम बनता है, उसके बाद हमारे पास डिक्रीज आता है, ये भी ज़्यादा होता है ना, अभी ये भी, लेकिन यहाँ से जाते हुए ये देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या आता है, डिक्रीज आता है, डिक्रीज आना शुरू करते हैं। आयरन भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद क्या है, हमारे पास डिक्रीज आ रहा है। ये बाइंडिंग एनर्जी में क्या, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो हमारे पास फ्री होते हैं या अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद रखें बाइंडिंग एनर्जी भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये देखें, अब जहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पर बाइंडिंग बहुत टाइट होगी। तो ये आप ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा सा आप थोड़ा सा वेट करें। बराबर बराबर हाँ वो आया सेकंड हो गया जी, तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास वो है वेरिएबल वैलेंसीज। कौन सा टॉपिक है हमारे पास, वेरिएबल वैलेंसीज। तो मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, मेरे पास आगे हैं वेरिएबल वैलेंसीज। ये मेरे पास टॉपिक है। तो वेरिएबल वैलेंसीज तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास क्या सिस्टम है। हमारे पास वेरिएबल वैलेंसीज इसलिए होती है कि हमारे पास इस सबशेल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कभी कभार डी से भी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और उसके जाने के बाद अगर सिर्फ इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हमारे पास लोअर वैलेंसी वो शो करेगा, सही। और अगर डी के भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हमारे पास वो हायर वैलेंसी शो करेगा। समझ में आता ही ना। तो अब वेरिए देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है हमारे पास। इधर देखिए, इन एस 1 से लेकर 2 तक, और फिर उसके बाद है N-1 डी। सारा कमाल बार बार इन्हीं चीज़ में है, डी में 1 से लेकर 10 तक, ये रखिए। तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं, सही। हमारे पास क्या बन जाता है, लोअर वैलेंसी शो करता है। लेकिन इसके साथ अगर इसके भी इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो फिर हमारे पास वो क्या शो करता है, वो हायर वैलेंसी शो करता है। तो ये हमारे पास क्यों जा सकता है, तो आपको पहले से ही पता है इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है।
इन दोनों के बीच जब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, लिहाजा इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। समझ में? मैं इसकी मिसाल तो मैंने पहले भी दी है आपको, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ किस चीज़ से, आयरन से। मैंने पहले भी आपको इसको हम सिर्फ आयरन मतलब किसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ Fe, जो हमारे पास क्या है 26। मैं इसके ये बनाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए, ये 4s हमारे पास क्या है 2, और ये हमारे पास क्या है 3d हमारे पास क्या है 6। ये देखिए चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या है 26 है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो होते हैं वो आर्गन कोर की तरह होते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन होती है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये +2 वैलेंसी शो करेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर 1 1 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये 3d क्या हो जाएगा, हाफ फेल्ड रह जाएगा, और हाफ फेल्ड से हाफ स्टेबिलिटी आती है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी विलिंगली जा सकता है। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले जाए तो +1 +2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी चला जाए तो फिर हमारे पास क्या शो करता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। देखिए ये +2 अकेला, लेकिन इसके भी चले जाए तो +3। तो इस वजह से हमने पहले भी बात की है ना, इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी है। ये क्या बनाता है, FeCl2 भी बनाता है और FeCN3 भी बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेरस क्लोराइड, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेरिक क्लोराइड कहते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम है। अगर हम टेबल में देखें, टेबल में हम देखें तो टेबल में आपके सामने बना देता हूँ और फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। तो ये देखें, मैं फर्स्ट सीरीज़ बनाता हूँ जिस हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, सपोज ये मैंने यहाँ पर स्कैंडियम नहीं बनाया था, तो सॉरी, ये देखिए मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट। ये मैं इसलिए भी बार बार बना रहा हूँ ताकि आप लोग इससे हैबिचुअल हो जाए। ये निकल है, ये कॉपर है और ये जिंक है। तो स्कैंडियम में आप देखें, इसके इलेक्ट्रॉन चले जाए और एक डी का चला जाए तो हमारे पास क्या, ये क्या शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है स्कैंडियम वगैरह। सही, ये क्या शो करता है, सॉरी, स्कैंडियम 2 इसके और एक डी का, तो ये +3 शो करता है आमतौर से, +3। अगर आगे जाए तो यहाँ पर आप देखें 2 इसके और 2 डी के, तो हमारे पास क्या चले जाते हैं, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विलिंगली शो करता है। इसके बाद हम वेनेडियम की बात करते हैं, तो वेनेडियम में हम +5 तक जा सकता है, +5 तक जा सकता है। सही, और +5 के अलावा ये लोअर भी शो करते हैं हमारे पास, अब +4 भी ये शो करता है। सही, ये +2 +4 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, ये सारे ये शो करते हैं। सही, इस तरह ये भी +2 भी शो करता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। और ये क्या शो करता है, ये +3 भी शो करता है, +2 भी करता है, +3 ज़्यादा नहीं करता, बस +2 करता है, +4 करता है। सही, क्रोमियम की हम बात करते हैं, तो क्रोमियम भी अगर सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन चले जाए तो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ +2 शो करता है। लेकिन अगर मैक्सिमम कितना शो करता है, +6। सही, इसके अलावा +3 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। सही, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैंगनीज की तरफ जाते हैं, तो मैंगनीज सबसे बड़ा वाला, सबसे ज़्यादा हमारे पास ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +7 तक। अगर इससे भी 2 चले जाए और डी के भी 5 चले जाए तो 2 और 5 7 तक किए जा सकते हैं। इनके अलावा बाकी ये +6 भी शो कर सकता है और +4 +2 ये भी शो कर सकता है। सही, ज़्यादा वैरायटी है। आयरन पे बात करते हैं, तो वहाँ पर चूँकि पेयरिंग शुरू हो जाती है, पेयरिंग, तो इसके इलेक्ट्रॉन जाने के साथ साथ हमारे पास सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो ये आमतौर से +3 ही शो करता है और +2 ही शो करता है।
ज़्यादातर ये शो नहीं करती, क्योंकि बाकी एक इलेक्ट्रॉन डी से चला जाए तो बाकी हाफ फील्ड रह जाते हैं, वो नहीं जाने देता वो ज़्यादातर। कोबाल्ट है वो भी इसी की तरह है, +3 शो करता है, हाँ? और +2 वो भी शो करता है। अगर निकल की बात करें तो निकल हमारे पास क्या शो करता है, निकल में अब हमारे पास देखिए इसमें एक पेयरिंग है, इसमें 2 पेयरिंग है, इसमें 3 पेयरिंग आ जाती है। तो 3 पेयरिंग आने के साथ ये क्या शो करता है, ये +2 भी शो करता है सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन, और साथ में +3 भी शो करता है। सही, ये +3 ये +2। सही। अब आगे की तरफ जाते हैं तो ये एलिमेंट ज़्यादातर सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन ही जाने देते हैं। कॉपर +2 भी शो करता है और +1 भी शो करता है, याद रखें। और जिंक आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसके ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्योंकि उसके 3D कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेबल है, ये देखिए +3 स्टेबल है। यहाँ पर स्टेबल क्या है, +4 स्टेबल है। यहाँ पर क्या है, +5 ज़्यादा स्टेबल है। क्रोमियम क्या है, +6 ज़्यादा स्टेबल है, या +2 भी थोड़ा थोड़ा स्टेबल है। इसकी तरफ आगे जाते हुए ये क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है। सही। आयरन में हमारे पास क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है। सही। अब कोबाल्ट में भी ये ज़्यादा स्टेबल है, निकल में भी ये ज़्यादा स्टेबल है। सही। तो अगर आप थोड़ा सा देखें, निकल में ये भी स्टेबल है, कॉपर में फिर ये स्टेबल है, और इसमें तो सिर्फ यही है। तो अगर हम देखें +3 से किसकी तरफ जा रहे हैं, +2 की तरफ। पहले वाले क्या है, +3 ज़्यादा शो कर रहे हैं, और लास्ट वाले +2 वो ज़्यादा शो कर रहे हैं। तो ये एक चेंज है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। ये इस तरह हमारे पास है। इससे आगे का हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है जी, सही। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। तो कल इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर इसमें कोई मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।